चैप्टर 37। इसने उसकी इमेज को और भी निर्दयी बना दिया था। काव्या जैसी नाजुक लड़की सिया जैसी शैतान के सामने कुछ भी नहीं कर सकती थी। कुछ ही समय में सभी स्टूडेंट्स ने काव्या प्रोटेक्शन ग्रुप बना लिया, यहाँ तक कि उन्होंने सिया को यूनिवर्सिटी से सिया को निकालने की मांग भी रख दी। उन्होंने दावा किया कि वह यूनिवर्सिटी में किसी ऐसी बुराई को बर्दाश्त नहीं करेंगे। सिया को इस बारे में कुछ नहीं पता था। उसे अभी अभी एक अननोन नंबर से एक मैसेज मिला था, जिसमें केवल एक समय और एक पता था जिसमें उसे आने के लिए कहा गया था। उसे यह अनुमान लगाने की जरूरत नहीं थी कि यह किसने भेजा है। वह विहान था। उसने अपना फ़ोन रख दिया, अपनी क्लास खत्म की और विहान द्वारा बताए गए रेस्टोरेंट में पहुंच गई। यह जगह प्राइवेट थी। जैसे ही उसने रूम नंबर वेटर को बताया तो उसे अंदर ले जाया गया। जब भी अंदर गई तो विहान पहले से ही वहां था, किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। विहान ने उसे देखते ही गेट के तौर पर सिर हिलाया, फिर अपनी बातचीत जारी रखी है। सिया ने अपने साथ लाया हुआ रिकॉर्डर चालू किया। आपने बोतल में पानी का एक सिप लिया। थोड़ी देर बाद विहान ने सिया को देखा और उसे हेलो किया। वेलकम सिया, लेट में इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। ये कहकर विहान सिया को मुस्कुराते हुए देखकर बोला, मैं विहान सिंह हूँ। नाइस टू मीट यू मिस्टर विहान, सिया ने कहा, जिस पर विहान ने सिया को अपने सामने वाली चेयर पर बैठने का इशारा किया। विहान देखने में आकर्षक था, लेकिन उसकी आंखें उदास थीं। अगर सिया ने खुद से ना देखा होता कि विहान कितना घिनौना आदमी है तो वो कभी यकीन नहीं करती। सिया बैठ गई। वही विहान सिया के चेहरे को देखकर अजीब तरह से मुस्कुरा रहा था। उसे सिया बाकी दूसरी लड़कियों से अलग लगी क्योंकि सिया ने लोगों से भरी हुई पार्टी के बीच धनराज को धमकी दी थी, और एक्चुअल में वो धनराज मल्होत्रा का असली खून थी। ये बेशक एक बिजनेस डील बेहतरीन ऑप्शन था, लेकिन विहान उसे अपने लिए एक तोहफे की तरह देख रहा था, जो उसके लिए अगला शिकार होगी। ये ध्यान में रखते हुए उसने धीरे से कहा, मुझे यकीन है कि आप जानते होंगे कि हमारे परिवार के बीच क्या चल रहा है, लेकिन शादी एक लाइफटाइम कमिटमेंट है। मुझे लगता है कि हमें चीज़ों को धीरे धीरे सीरियस लेना चाहिए, एक दूसरे को जानना चाहिए। तुम क्या सोचती हो? विहान के शब्दों में सिया को थोड़ा हैरान कर दिया। उसने सिर हिलाया और कहा, जरूर, चलो एक दूसरे को जानते हैं। फिर वह मंद मंद मुस्कुराई और बोली, आप पहले से ही जानते हैं कि मैं जेल जा चुकी हूँ, इसलिए मैं उन लोगों से अलग हो सकती हूँ जिनके आप आदी हो। इस पर विहान ने उसे आईब्रो उठाकर देखा। मुझे इसके बारे में पता है। यह कोई सीरियस बात नहीं है, लेकिन बाकी से अलग मतलब क्या है आपका? सिया ने अपनी आंखों में नफरत को छुपाया और मुस्कुराते हुए कहा, तुम एग्जाम्पल के लिए मुझे डेट पर जाने की विजय गौरी फिल्म्स देखना पसंद है बजाय रोमांटिक मूवीज के। जैसे ही सिया ने यह कहा, विहान एक्साइटेड हो गया और उसने कहा, वाव, व्हाट अ कॉन्सिडेंस, मुझे भी। जिस पर सिया बिना कुछ बोले मुस्कुराई। वह जानती थी बहन के मन में लालच आ गया है। कुछ देर तक सिया विहान से उसी की भाषा में बात कर रही थी, जिसे विहान का मन उसकी ओर बदल गया। थोड़ी देर बाद वो दोनों वहां से निकल गए। विहानी सियागोश के नए घर के सामने ड्रॉप किया और उसके इशारे का इंतजार करने लगा। सिया विहान की गाड़ी से बाहर निकली और बोली, मिस्टर सिंह, आई थिंक बहुत लेट हो गया है, इसलिए मैं आपके घर के अंदर आने के लिए नहीं बोलूँगी। ये कहकर वह मुड़ गई और बोली, चलो फिर कभी मिलते हैं। वही विहान को ये अपनी बेइज्जती लगी। वह अपनी जलती हुई निगाहों से उसे देखने लगा। बहन ने उम्मीद नहीं की थी कि सिया उसे ऐसा सरप्राइज देगी। एक बार जब सिया जब तक नहीं मुड़ी, जब तक विहान वहां से चला नहीं गया। विहान के जाने के बाद उसने एक गहरी सांस ली। तभी उस शांत वातावरण में एक आवाज गूंजी, अगर तुम इतनी डरी हुई हो तो जाने की क्या जरूरत थी? ये राघव था।
राघव उसके जस्ट पीछे खड़ा था, उसे पता भी नहीं चला कि वह कब आ गया। उसने राघव को देख राहत की सांस ली और जल्दी से कहा, जल्दी करो मिस्टर शेखावत, मुझे आपके चेहरे को देखने दो और उसके चेहरे को अपने दिमाग से मिटाने दो। ऐसा कहते हुए वह राघव को गौर से देखने लगी। विहान जैसे घिनौने आदमी को देखने के बाद उसे ठीक होने के लिए तुरंत किसी नॉर्मल इंसान को देखने की जरूरत थी। राघव सिया की बात को सुनकर हंसने लगा, लेकिन अचानक उसे कुछ याद आया। उसने अपनी मुस्कुराहट को दबाते हुए कहा कि तुमने कभी सोचा है कि मैं भी अगर उसे बहन की जैसा घिनौना व्यक्ति हुआ तो? पर तुम नहीं हो, सिया ने बिना हिचकिचाहट के बोल दिया। और तुम्हें ये कैसे पता? राघव ने दूसरी ओर देखा, उसकी आवाज में उदासीनता थी। तुम्हें बेवकूफ़ बनाना आसान है। अच्छा, तुम मुझे कब से जानती हो? राघव ने फिर पूछा। इस पर सिया ने कहा, मैं तुम्हें बहुत लंबे समय से जानती हूँ। हम सिर्फ अजनबी हैं जो पहले कभी नहीं मिले, फिर भी तुम एक अजनबी की इतनी मदद करने को तैयार हो। क्या तुम्हारे जैसा कोई बुरा व्यक्ति हो सकता है? ये सोचकर वह मुस्कुराई और बोली, ज्यादा समय नहीं हुआ, लेकिन मुझे तुम पर भरोसा है। आज सिया की कोई क्लास नहीं थी, इसलिए वह दादी और अब से मिलने अस्पताल चली गई। उसे डॉक्टर से उन्हें एक ही कमरे में रखने के लिए कहा था। पिछले कुछ दिनों साथ बताने के बाद दादी और अब काफी करीब आ गए थे। कोई और परिवार न होने के कारण अब दादी को अपनी दादी की तरह देखने लगा था। उसके छोटे लगभग पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। जब उसने सिया को अंदर आते हुए देखा तो वह तुरंत खड़ा हो गया और बोल, सिया आकर बैठो। सिया ने उसकी तरफ देखा, ये देखते हुए कि मैं ठीक हो गया है, और स्वीकृति में अपना सर हाँ में हिलाया। अब के आने के बाद दादी खुश रहने लगी थी। सिया को ये देखकर असली हुई, उसने सही फैसला लिया था। दादी अस्पताल में अकेली थी। राघव द्वारा भिजवाई गई दवाओं के इस्तेमाल करने के बाद दादी का भी बेहतर महसूस कर रही थी। बात खत्म करने के लिए दादी ने एशिया का पढ़ा और उसकी कंडीशन के बारे में पूछा। जब उसे पता चला कि सिया ने मल्होत्रा परिवार से पूरी तरह से नाता तोड़ लिया है तो उसकी आंखों का दिल का दर्द झलक उठा। लेकिन जल्द ही उसने खुद को संभालते हुए कहा, कोई बात नहीं दादी, हमें उनकी कोई जरूरत नहीं है। अब हमारे पास अब है, अब भी है। अब हम सब एक फैमिली हैं। थोड़ी देर बाद बात करने के बाद दादी थक गई और अपनी सिया को बाहर कुछ बात करने के लिए बुलाया और कहा, सिया, कल दादी को फ़ोन आया था, उसके बाद से उनका मूड अच्छा नहीं लग रहा। सिया समझ गई हो न हो वो फ़ोन कीर्ति का ही होगा। एक वही तो है जो दादी के मूड को इस तरह इफ़ेक्ट करती है। पिछली बार मोहन ने कीर्ति को पिटा जिस कारण उसकी हड्डी टूट गई थी। सिया ने पुलिस को बुलाने में हेल्प भी की थी, लेकिन बाद में कीर्ति अपनी बात से मुकर गई। उसके बाद से सिया ने कीर्ति को अकेला छोड़ दिया और अब सिया को उसके बारे में जानने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। कीर्ति ने अपने फैसले खुद लिए थे। सिया ने एक गहरी सांस ली और अब को इसके लिए थैंक्स कहा। डोंट वरी आरव, सब ठीक हो जाएगा, सिया ने कहा, जिस पर आरव ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा। सिया दी, थैंक्स तो मुझे आपको देना चाहिए। अगर आप नहीं होती तो मैं नहीं जानता कि इस वक्त मैं क्या कर रहा होता। मैं अभी डॉक्टर से बात की है, तुम्हें कल छुट्टी मिल सकती है। अभी के लिए तुम मेरे घर पर रह सकते हो और सोच सकते हो कि आगे तुम्हें क्या करना है। क्या तुम अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहते हो? सिया ने पूछा, जिस पर आरव ने उसकी ओर देखा और उदास होते हुए कहा, मैं ये अब नहीं कर सकता। अरे क्यों, अभी तुम बहुत छोटे हो, सिया ने कहा। अब पढ़ाई जारी रखना तो चाहता था, लेकिन वह स्कूल जाने से डरता था। उस समय सभी उसे एक क्रिमिनल का भाई कहते थे। उसकी चिंताओं को समझते हुए सिया ने कहा, तुम्हें स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। तुम घर पर भी पढ़ाई कर सकते हो और अगर तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता तुम मुझसे पूछ सकते हो। और अगर
पॉसिबल हो तो तुम अगले दल किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी ले सकते हो और हो सकता है तब तक तुम मुंबई भी छोड़ पाए। किसी दूसरे शहर में तुम्हारे अतीत के बारे में कोई नहीं जान पाएगा। सिया के शब्दों ने अरब की आंखों में उम्मीद की एक चिंगारी जला दी। एक पल सोने की बात उसने कहा, ठीक है, मैं फिर खुद ही पढ़ाई करूंगा, इस तरह मैं दादी की भी देखभाल कर सकता हूँ। पिछले कुछ दिनों में आरंभ में दादी से सिया के बारे में बहुत कुछ जाना था और यह भी जाना था कि सिया की लाइफ कितनी टफ रही है। भले ही मैं उसे ज़्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन उसने पहले ही बहुत सारी मुश्किलें झेली थी। ठीक है, सिया ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी दादी के साथ रहने से मैं भी अपने काम पर फोकस कर पाऊंगी। सिया के पास यूनिवर्सिटी और लैब का काम बहुत था, इसलिए वह दादी के पास काम ही आ पाती थी। अब के आसपास होने से वह एक दूसरे का ख्याल रख सकते थे और उसकी एक चिंता कम हो जाती। सिया, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि गीतिका की मौत कैसे हुई? आरव लंबे समय से सवाल को दबाए बैठे था। वह जानता था कि उसकी मौत का राज इतना सरल नहीं था जितनी दिख रही था। सिया ने अब की ओर देखा और कहा, बस कुछ दिन और सही समय आने पर मैं तुम्हें बताऊंगी। अब परेशान हो गया ये देख सिया ने कहा, अब तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें जल्द ही बताऊंगी, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। विहान भी खुद को ज़्यादा नहीं रोक पाएगा। वही आरव अभी छोटा था और इम्पल्सिव था। वह नहीं चाहती थी कि आरव किसी मुसीबत में पड़े। इस तरह की गंदे कामों के लिए अपनी जान जोखिम में डालना उचित नहीं था। सिया उसके अच्छे भविष्य की कामना कर रही थी। उसे जीत करते देख आरव में आगे दबाव नहीं डाला। फिर उसने बात बदलते हुए कहा, आजकल दादी डॉक्टर रिवाज से कुछ ज़्यादा ही मिल रही है। मुझे लगता है वो तुम्हें उसके साथ सेट करने की कोशिश कर रही है। क्या? सिया ये सुन दंग रह गई, पर वह समझ गई ताकि ऐसा क्यों कर रही है। दादी को चिंता थी कि फिर ज़्यादा समय तक उसके आसपास नहीं रहेगी और वह सिया को किसी भरोसेमंद व्यक्ति के हाथ सौंपना चाहती थी। सिया ने खुद को असहाय और दुखी महसूस किया। इस हालत में भी दादी अपने बजाय उसकी भविष्य के बारे में सोच रही थी। ठीक है, मैं डॉक्टर रिवाज से खुद बात करूंगी। ये कहकर सिया ने अरब के कंधे को थपथपा आया और उसे रेस्ट करने का इशारा करते हुए कहा, मैं तुम्हें कल छुट्टी मिलने पर घर लेकर चलूंगी। ये कहकर सिया चली गई। सिया को जाता देख अब की आंखों में आंसू आ गए। उसके पास अभी भी एक परिवार था। अपनी मां की मौत के बाद उसे सोचा कि वह अकेला हो गया है और अब उसके पास कोई घर नहीं है, पर वह गलत था। सिया ने उसे एक और परिवार दे दिया। डॉक्टर रिवाज के केबिन में, मिस मल्होत्रा, आपकी दादी की कंडीशन अब स्टेबल है और जहां तक अरब की बात है उसकी चोटें लगभग ठीक हो चुकी है, लेकिन मैं अभी भी उसे छुट्टी मिलने के बाद थेरेपिस्ट के पास ले जाने की सलाह दूंगा। थैंक यू डॉक्टर रिवाज, मैं आपकी जितनी तारीफ करूं उतना कम है। वैसे डॉक्टर, मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि मैंने सुना है कि मेरी दादी पिछले कुछ दिनों से आपको परेशान कर रही है। सिया ने असहाय होकर कहा, वह बुद्धि है और मेरी बहुत चिंता करती है, आप समझ सकते हैं। पर रियल में मुझे बहुत दुख है कि वो आपको परेशान कर रही है। मैं उनसे इस बारे में बात करूंगी। अरे वॉच एक पल के लिए अपनी जगह जम गया, फिर हल्के से खास और बोल, कोई बात नहीं, उन्होंने मुझे कोई परेशानी नहीं दी। सिया मुस्कुराई और बोली, मैं उनसे बोलूंगी, वो अब ज़्यादा न सोचे। अब क्या होगा सिया के साथ जानने के लिए सुनते रहिए मेरी कहानी का अगला एपिसोड और कमेंट करके बताइए मेरी स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।